नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी भाषा व्याकरण के बहुत ही जाने माने और प्रिय टॉपिक की नाउन की, जो कि हिंदी में संज्ञा कहलाता है। आज किसी भी कंपटीशन के अंदर स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक अंग्रेजी भाषा की जो प्रासंगिकता है वो विद्यार्थियों से छुपी हुई नहीं। अधिकांशतः उत्तर भारत के जो राज्य हैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है इंग्लिश ग्रामर का, वो बहुत ही कमजोर होता है। किसी भी कारण से हो सकता है। अब हम उन कारणों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कारणों की चर्चा करके या उन्हें दोष देके हमें कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ हासिल होना नहीं है। क्योंकि इतिहास विजेताओं की गौरव गाथाओं का बखान करता है, न कि पराजय के कारणों का विवेचन करता है। तो हमें उन पराजय के कारणों का विवेचन नहीं करना है, उन पराजय के कारणों का एग्जामिनेशन करना है, उसका परीक्षण करना है और परीक्षण करके देखना है कि अब हमारे हाथ में क्या है, ताकि हम उन अपनी कमियों को दूर करके आगे के जीवन में अच्छा कुछ मंतव्य पे, अच्छे गंतव्य पे पहुंच सके। तो इसी कड़ी के अंदर हम आज की क्लास में आपका अंग्रेजी भाषा का जो व्याकरण है उस व्याकरण में आपको प्रवेश करवाएंगे। अंग्रेजी भाषा का व्याकरण में प्रवेश करने से पूर्व आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि फंडामेंटल्स होते हैं अंग्रेजी भाषा के व्याकरण के पिलर्स होते हैं, उन पिलर्स की, स्तंभों की पूरी अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। उस पिलर्स पे, उन स्तंभों पे, उन कंसेप्ट संकल्पनाओं पर आपका पूरा अधिकार होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए। तभी आप आगे की जो एडवांस ग्रामर है उस ग्रामर को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधा आपको टॉपिक की ओर लेके चलता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। नाउन जो शब्द है और संज्ञा शब्द है, दोनों ही एक ही चीज को इंगित करते हैं। नाउन जो शब्द बना है बेसिकली अंग्रेजी भाषा में, वो लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से बना है। नोमेन यानी ये वाला नोमेन, NOMEN, और इस नोमेन का मतलब होता है नाम, या इंग्लिश में लिखे तो नेम, और इसी नेम को अंग्रेजी में नाउन कह दिया गया है। तो आपको यह चीज समझनी है कि बेसिकली जो नाम करने वाले शब्द हैं, नामकरण करने वाले शब्द हैं, उनको नाउन कहा गया है। यानी अंग्रेजी के अंदर नाउन का मतलब हो गया है नाम। हिंदी में समझेंगे तो किसी का नाम, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो नेम या नाउन, या लैटिन में बोलेंगे तो नोमेन। ये नोमेन या नाउन होते हैं या नाम होते हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है। इधर देखिए हिंदी के अंदर क्या है कि संज्ञा अपन बोलेंगे किसको, यह वर्गीकरण रहा अंग्रेजी भाषा का। आगे की बात पहले अपन हिंदी के स्तर पे समझ लेते हैं कि संज्ञा है क्या, और उसकी जो अंडरलाइन थीम है, उसके पीछे का बिहाइंड द स्केन उसको कहते क्या है, वो आपको थोड़ी संकल्पना समझा देते हैं। तो हिंदी भाषा की अपन बात करें तो अपनी इंद्रिय जनित समस्त ज्ञान को अपन नाउन कह सकते हैं, यानी इंद्रिय जनित समस्त ज्ञान का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो इंद्रियां कौन कौन सी है? अपनी 5 तरह की इंद्रियां हैं, जिससे हम किसी भी वस्तु का बोध करते हैं। जैसे हमारी आंखें हो गई, आंखों का विषय है देखना, दृश्य। कोई भी अपने अच्छा दृश्य देखा, अपन कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल स्कैन, तो यह आंखों का दृश्य हो गया, तो यह एक नाम हो गया दृश्य का। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। कानों का कोई शब्द है, कानों का विषय है कुछ, जैसे श्रवण, संगीत, शब्द, तो वो हो गया नाउन। अपने जीवा का जो विषय है, ठीक है, अपने स्पर्श का जो विषय है, तो 5 तरह की अपनी ज्ञानेंद्रियां होती है, और उन ज्ञानेंद्रियों से हमारी चेतना के अंदर जो भी ज्ञान जाता है, जो ज्ञान का हम प्रसंस्करण करते हैं और समझ पाते हैं बाहरी जगत को, तो ऐसी समस्त ज्ञान होगा, उसका बोध कराने वाला प्रत्येक शब्द हमें संज्ञा कहलाएगा। जैसे मेरी एक ज्ञानेंद्रिय है जिह्वा, जिह्वा से मैं अपनी स्वाद लोलुपता या टेस्ट करके देखता हूं, चख के देखता हूं। ठीक है, मैंने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ले का जो मुझे टेस्ट अनुभव हुआ, उसको किससे हुआ?
मेरी जीवा से हुआ, टंग से हुआ। तो ये क्या हो गया, एक तरह का नाउन हो गया, मतलब रसगुल्ले का स्वाद में अपनी इस जीवा रूपी ज्ञानेंद्रिय से कर पा रहा हूं, तो ये हो गया है नाउन। आपने मेरे को शाबाशी दी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये शाबाशी आपके मेरे कानों के थ्रू मेरे चेतना में गई, मेरे मन मस्तिष्क में गई, तो ये क्या हो गया, एक नाउन। भाई एप्रिसिएशन किया आपने, प्रशंसा की, और प्रशंसा या आपने निंदा की या कुछ कमी निकाली और वो कमी कानों के माध्यम से मेरे पास आई, या आपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा तो उसको पढ़ के मेरे दिमाग में आई। बेसिकली आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 5 जो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी चेतना में जो ज्ञान जाता है, और उन ज्ञान को अपन बोलेंगे संज्ञा, और उन जो बोध करवाने वाले शब्द हैं उनको भी संज्ञा बोलेंगे। तो मोटी मोटी एक हिंदी के अंदर डेफिनेशन आपको समझनी है, इंद्रिय, समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान बोधक शब्द, यानी इंद्रियों जनित जो जितना भी ज्ञान होता है, समस्त ज्ञान होता है, उसका बोध करवाने वाले बोधक शब्द संज्ञा कहला। कितनी बार संज्ञा में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो और ये पूरी प्रोसेस जो है वो संज्ञान कहलाती है। किसी भी चीज को अपन बाहर से बोध करते हैं, परसीव करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया मनोविज्ञान के अनुसार संज्ञान कहलाती है। टीचर्स की तैयारी करने वाले बाल मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा, संज्ञान या एक कॉग्निशन की प्रोसेस होती है। कॉग्निशन की प्रोसेस चाइल्डहुड के अंदर बहुत तेजी से चलती रहती है। कॉग्निशन बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु को बोध कर पाने की क्षमता या प्रक्रिया को मनोविज्ञान में संज्ञान कहा गया है, अंग्रेजी में उसको कॉग्निशन कहते हैं। लेकिन इस संज्ञान की प्रक्रिया में, इस कॉग्निशन की प्रक्रिया में भी कभी कभी ऐसा होता है कि विकृति आ जाती है, होता कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है, ठीक है। टेस्ट कुछ और होता है, हमें प्रतीत कुछ और होता है, या कुछ प्रतीत कुछ और होता है, रियलिटी के अंदर होता कुछ और है। जैसे हेल्यूजिनेशन होते हैं, ठीक है। कहीं पे अब मेरी संज्ञानात्मक विकृति होगी जिसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं, या जो मेरी कॉग्निशन की प्रोसेस है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट हो गई, हार्मोनल चेंजेस, जो स्ट्रेस हो या किसी भी कारण से हो, तो कॉग्निशन की प्रोसेस चेंज हो गई, तो ऐसी दशा में मेरी इंद्रियां सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी और मुझे भ्रम में डाल देगी। सामने होगा सफेद कपड़ा और जब वो हवा के अंदर, अंधेरे के अंदर हिलेगा तो मुझे ऐसा भूत जैसा प्रतीत होगा, तो हेल्यूजिनेशन होने लग गया बेसिकली, या इल्यूजन होने लग गया। इल्यूजन और हेल्यूजिनेशन में अंतर यह है कि इल्यूजन के अंदर कुछ चीज होती है आपके सामने, आप उसको समझ कुछ और लेते हो। जैसे रस्सी पड़ी है, आप उसे अंधेरे के अंदर सांप समझ लिया, तो इसको अपन बोलेंगे इल्यूजन। और जैसे कहीं पे कुछ है ही नहीं और उसके बावजूद भी आपको दिखाई देने लगे, अंधेरे के अंदर भूत दिखाई देने लगे, जबकि वैसी कोई चीज काली पीली या सफेद ऐसी कुछ थी नहीं, वो आपकी कल्पना से दिखाई देने लगे, तो उसको हेल्यूजिनेशन बोलते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी संज्ञानात्मक विकृति। तो संज्ञा की प्रक्रिया के अंदर इस तरह की विकृति भी हो सकती है, लेकिन वो मनोविज्ञान का विषय है। यह आपको मात्र एक बड़ी बड़ी भूमिका बांधने के लिए, बैकग्राउंड आपके पृष्ठभूमि को बनाने के लिए ये थोड़ा सा मैंने परिचय दिया। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पे। अंग्रेजी भाषा के अंदर अलग अलग विद्वानों ने, जो बड़े बड़े ग्रामेरियन है, व्याकरणविद है, उन्होंने नाउन या संज्ञा का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न आधारों के लिए, भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए किया है, अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया। जो सबसे कॉमन है, सबसे अधिक प्रचलित जो वर्गीकरण है, वो आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं। अंग्रेजी भाषा के अंदर इस वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार के भेद हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अब इसको समझ लेते हैं। कॉमन नाउन पूरे एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट या मेटेरियल नाउन में बना हुआ है, विभाजित है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले नाउन पे, कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन होता है किसी भी वर्ग या जाति का बोध कराने वाला, जिसे हम हिंदी के अंदर जाति बोधक संज्ञा भी कह सकते हैं। वो वाली संज्ञा ही अंग्रेजी के अंदर सामान्यतया कॉमन नाउन के नाम से जानी जाती है। कॉमन नाउन को पुनः अंग्रेजी व्याकरणविदों ने 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो अमूर्त है, इंटेंजिबल है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख मतलब उसको प्रोसेस तो कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा उसे उपयोग नहीं कर सकते, छू नहीं सकते,
तो इस तरह की कोई अमूर्त वस्तु होती है या अमूर्त संकल्पना होती है तो उस स्थिति के अंदर उसको अमूर्त संज्ञा कहा गया है। जैसे लव है, तो लव को कोई छू सकता है? जैसे आपने मेरे से कहा कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, या मैंने किसी से कहा कि मेरे को तुझसे घृणा हो गई है, तो घृणा को कोई छू सकता है? ये तो एक भाव है व्यक्ति के अंदर उठने वाला, उसकी एक मन की तरंग है, उसकी माइंड की एक फ्रीक्वेंसी है। तो इसे हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। घृणा के कारण या प्रेम के कारण कहने वाले शब्दों को सुन सकते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। घृणा या प्रेम के कारण जो आप शब्द बोल रहे हैं उनको हम सुन सकते हैं कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। वो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विषय हो सकता है, लेकिन ये फीलिंग्स या ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी अपने आप में ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसे हम मात्र महसूस कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस है, हाँ तो मैं हंसूंगा तो दिखेगा, ठीक, लेकिन इसको छू सकते हैं क्या? अंदर से जो तरंग आ रही है, भावों का उद्रेक हो रहा है, उसको हम छू नहीं सकते। या मेरे को किसी से जीलियसी हो गई, ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो गई, तो इसे कोई छू के तो देख नहीं सकता, हाँ इतनी बड़ी हो गई या इतनी बड़ी है या इतनी चौड़ी है। यह तो एक अंदर की भावना है। धीरे धीरे मेरे लक्षणों से, मेरे हाव भाव से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचारों से आप आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि सर को मेरे से घृणा हो गई है या ईर्ष्या हो गई है या प्रेम हो गया है। तो ये घृणा है, ईर्ष्या है, प्रेम है, ये व्यक्ति के व्यवहार से धीरे 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 महसूस किया जाता है। इसे छूकर, देखकर, चखकर मालूम नहीं किया जा सकता। अगला है मौसम है। तो मौसम वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से मौसम को प्रेडिक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट बनाए हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो वेदर है, तो वेदर को महसूस कर सकते हैं। सर्दी है महसूस कर रहे हैं, गर्मी है महसूस कर रहे हैं, कोहरा एक अलग चीज है, पाला पड़ना अलग चीज है। वो उसका जो कंसेप्ट है आगे आपको पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए जैसे वेदर है यानी मौसम है, तो उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मौसम को तो ऐसा है नहीं कि किसी एक कंपोनेंट से बनाया कि बादल है उसको छू लिया, या हवा है तो उसको पकड़ लिया। तो ये मोटा मोटा जो वेदर होता है या मौसम है या मानसून है, एक अनुभूति का विषय। ठीक इसी तरह लॉजिक है, तर्क है, तो तर्क भी अपने आप में एक अमूर्त विषय है, यानी उसे छुआ नहीं जा सकता। एक तर्क अच्छा तर्क, गलत तर्क, घटिया तर्क या बेहुदा तर्क, तो इस तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन उसका मूल विषय क्या है? उसे महसूस करना है। तो आशा करता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलते हैं अमूर्त नाउन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसको आप जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हो। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी के अंदर संज्ञाओं के जो वर्गीकरण है उसके अंदर कुछ फ्रैक्शनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं कि इसे जातिवाचक संज्ञा आप मान सकते हैं, ताकि आपको समझने में समस्या नहीं हो। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोल सकते हैं आप? अमूर्तवाचक। किसी भी अमूर्त वस्तु या संकल्पना का बोध करवाने वाले जितने भी शब्द आएंगे वो अमूर्त बोधक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर की कैटेगरी के अंदर इसकी वर्गीकरण में चले जाएंगे। इसी तरह कंक्रीट या मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो कंक्रीट मतलब जो ठोस है, या जैसे आप द्रव्य बोधक संज्ञा बोल सकते हैं, द्रव्यवाचक। यह आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप वहां पर हिंदी में वापस जाके मिलान करें सर इसके अंदर ये इतना फ्रैक्शनल डिफरेंस है, आपने कैसे बताया? क्योंकि देखो हिंदी से आप समझोगे तो हिंदी के कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाओगे। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया द्रव्यवाचक। जैसे टेबल है, कंप्यूटर है, पेपर है, तो इन सबको क्या कहते हैं? अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं या यूज में ले सकते हैं। तो जैसे टेबल है अपने आप में एक कंक्रीट नाउन है, ठोस वस्तु है, अपन इसको छू सकते हैं, उठा सकते हैं, यूज में कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसको यूज में ले सकते हैं। इसी तरह पेपर है, कागज के ऊपर हम लिख सकते हैं। ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम लिख सकते हैं। अब अगला आ गया है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप ऐसा समझ लीजिए जिसे हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति विशेष का बोध करवाने के लिए केवल व्यक्ति होगा तो वो किसमें चला जाएगा? कॉमन नाउन के अंदर। और किसी स्पेसिफिक व्यक्ति होगा तो वो किसमें आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे आ गया है, जैसे दिनेश,
दिनेश नाम का मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो 100 मनुष्य हैं और 100 मनुष्य में मैं एक मनुष्य की ओर इंगित करके कहता हूं कि ये इसका नाम दिनेश है और ये मेरा फ्रेंड है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। और केवल मनुष्य कहूंगा तो क्या हो गया, जातिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्यों का एक जाति है, शेर की एक अलग जाति है, गाय की एक अलग प्रजाति है, और उन सभी शेर और सभी चौपाइयों की एक जानवर नाम की एक अलग प्रजाति है। और हम सभी क्या कहते हैं, 2 पैरों पे चलने वाले और इस प्लॉजिबल थंब वाले जो मनुष्य हैं उन सबको क्या क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस बोलते हैं। तो एक बायोलॉजिकल आधार पे बोल रहा हूं मैं कि हमारी अलग जाति है, बायोलॉजिकल बेस पे उनकी एक अलग जाति है, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं अपनी मेरी कोई प्यारी गाय है और मैं उसको बोलूं कि जैसे रमा नाम की मेरी गाय है और मैं उसको बुलाता हूं रमा इधर आओ, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगी। और मैं केवल काऊ काऊ बोलता हूं तो वो क्या हो जाएगी, वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह किसी का नाम ऋतु है तो ऋतु क्या हो गया, किसी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तियों है और उसमें एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, व्यक्ति विशेष को इंगित करने वाला, व्यक्ति विशेष का बोध करवाने वाला शब्द हो गया। इसी तरह कोई स्थान विशेष का नाम है, जैसे पटना, झारखंड, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, यानी बहुत सारी सिटियां हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे नगर हैं, और उस बहुत सारे नगरों के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं, मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं, मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि मैं जयपुर का रहने वाला हूं, मैं पटना का रहने वाला हूं, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं स्पेसिफिकेशन दे रहा हूं, स्पेसिफिक इंडिकेशन आपको दे रहा हूं कि मैं इस सिटी का रहने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको अपनी प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर सिटी बता रहा हूं कि यह मेरी स्पेसिफिक प्रॉपर सिटी है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्ति दिनेश और ऋतु तक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ रही थी, लेकिन जयपुर व्यक्ति कैसे हो गया? लेकिन आपको यह मान के चलना है कि जो स्पेसिफिक होता है किसी का नाम, उसको सदैव व्याकरण की दृष्टि से व्याकरणविदों ने प्रॉपर ही मानना है, प्रॉपर नाउन के अंदर मानना है। इसी तरह तीसरा है, इसको बोल सकते हो आप समूहवाचक, समूह बोधक संज्ञा या समुच्चय। ठीक, नाम से ही समझ में आ गया होगा, अब तो आगे बताने की आवश्यकता ही नहीं। समूह किसी ग्रुप का, किसी कलेक्शन का बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं उसको हिंदी के अंदर समूह बोधक संज्ञा बोलते हैं या समुच्चय बोधक संज्ञा बोलती हैं, और उसी चीज को अंग्रेजी के अंदर कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। यानी कलेक्शन का जो ग्रुप है उसे कलेक्टिव नाउन बोल दिया है। जैसे आर्मी हो गया, सेना है तो सेना क्या है, सैनिकों का समूह हो गया, एक सैनिकों का समुच्चय हो गया। इसी तरह फैमिली है तो फैमिली क्या है, मनुष्यों का ग्रुप हो गया या समूह हो गया। जैसे एक फैमिली के अंदर माता, पिता, पुत्र और पुत्र की पत्नी और पुत्र के बच्चे या उसके बहन वगैरह जो रहते हैं, तो मनुष्यों का एक ग्रुप हो गया, तो वो ग्रुप हो गया फैमिली या परिवार, परिवार एक ग्रुप हो गया। इसी तरह कमेटी, जैसे मैंने कोई कांड कर दिया और मेरी जांच करने के लिए कमेटी बैठी, तो कमेटी के अंदर सामान्यतः एक आदमी नहीं होता है, कम से कम 2 व्यक्ति उस कमेटी के अंदर होते हैं, और 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अलग अलग पर्पज के लिए जो कमेटी बनती है उन कमेटी का अलग अलग उसमें व्यक्तियों की संख्या होती है। तो कमेटी बेसिकली 4, 5, 6, 8 या 10 लोगों का समूह होती है। एक या एक से अधिक लोगों का जो समूह होता है उसे हम कमेटी बोल सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक ग्रुप का बोध करवा रहा है, व्यक्तियों को एक समुच्चय का बोध करवा रहा है, समूह का बोध करवा रहा है। तो इसे समुच्चय बोधक या समूह बोधक संज्ञा बोल सकते हैं, या इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे तो कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आप में संज्ञा और जो नाउन है उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में उपयोगी रहा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इस नाउन को, संज्ञा प्रकरण को
और अधिक विस्तार में और अधिक मतलब स्क्रूटिनाइजिंग करते हुए इसे हम आगे ले चलेंगे। आपके सहयोग की आशा है। आप अपने कमेंट कीजिए और नीचे डिमांड कीजिए कि आप किस तरह का मटेरियल क्या चाह रहे हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।